नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स में आज हम बात कर रहे हैं 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्लासेस हैं करंट अफेयर्स की, इसमें हम करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट से लिंक करते हैं। करंट अफेयर्स को किस तरह से प्लान करना चाहिए, उसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब विषयों पे भी चर्चा करते हैं। और ये लगभग एक वीक पीछे चलता है करंट अफेयर्स, मतलब अब जैसे अगर कहा जाए 7 से 13 का जो है नेक्स्ट वीक आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। और पहले के करंट अफेयर्स के वीडियो भी देखिए। आपको निश्चित रूप से एग्जाम में, अगर आप पुराने वीडियो भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, वो नेचर भी समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा। इसरो के CMS-03 GSAT-7R, ये नाम हो सकता है कि GSAT-7R नाम से पूछा जाए, मिशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला, कि CMS-03 जिसका वजन लगभग 4,410 किलोग्राम है, भारतीय धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह। ये बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन इसी नजरिए से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब वो आपसे हमेशा अगर एग्जाम वाला पूछना चाहेगा तो CMS-03 का वेट ही पूछेगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि वो हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हमने हमारे यहाँ से लॉन्च किया, तो इसलिए प्रश्न आ नहीं है। दूसरा है कि CMS-03 एक मल्टी बैंड संचार उपग्रह, नो डाउट। ऊपर ही आधा आंसर तो आ गया कि वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में है। तो हम जानते हैं कि अर्थ में अगर हम ऑर्बिट्स की बात करें तो सबसे नीचे जो ऑर्बिट होती है उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। फिर मिडिल अर्थ ऑर्बिट होती है जिसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी कह देते हैं कई बार। और फिर होती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या भू स्थितिज कक्षा, जो लगभग 36,000 या एग्जैक्ट बोले तो 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जितने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करते हैं वो जनरली उसी ऑर्बिट में होते हैं। तो ये मल्टी बैंड एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। दूसरा, इसे लॉन्च करने के लिए LMV-3, ठीक है, का यूज किया गया। तो LMV-3 इस सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेशनल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, ये भी सही है। और चौथा और आखिरी है कि इस सैटेलाइट को 5 नवंबर को प्रक्षेपित किया गया, ये गलत है। इसको 2 नवंबर को लॉन्च किया गया था पहला। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो पहले हमने इसका एक ऑफिशियल फाइल है जो इसरो ने अपने वेबसाइट पर जो है वो डाल रखा है, यहीं से हम देखें तो हमें ये पता चल गया कि इस मिशन का नाम जो है वो CMS-03 है। लॉन्च व्हीकल है LVM-3M5। स्क्रीन के ऊपर पूरा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, 4010 kg, 4,410 किलोग्राम वजन पे लिखा है CMS-03, weighing about the 4,410 kg, will be the heaviest communication satellite to be launched the geosynchronous transfer orbit GTO फ्रॉम इंडियन सॉइल। ये हमने क्वेश्चन भी यहीं से बनाया। बाकी जो अगर कहा जाए, मुझे नहीं लगता है कि बाकी चीजें हमारे लिए कोई काम की हैं। यहाँ पर ये सब जो स्टेज वगैरह ये हमारे काम की नहीं है। सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वहीं से इसको जो है लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लॉन्च कहाँ से किया गया। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है आज सबसे भारी उपग्रह संग लॉन्च होगा बाहुबली। नीचे अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये बकायदा जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने ये लिख रखा है कि 2 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया। तो आप तीन चीजें याद रखिएगा, व्हीकल का नाम LMV-3, यहाँ पर LVM-3 सॉरी, सैटेलाइट का नाम, तीसरा लॉन्च, और एक सबसे इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि डेट पर क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन भी अभी बहुत न्यूज में है और आप खुद इसको जरूर अच्छे से एक बार इसका आर्टिकल पढ़ ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। और ये 1 साल तक बनेगा क्योंकि अब हम 1 साल तक इसके ऊपर कार्यक्रम करेंगे। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसने नवंबर 2025 में 150 साल पूरे किए, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया, बिल्कुल सही है, ओरिजिनल। ये गीत पहली बार 1875 में प्रकाशित हुआ। इस तथ्य की पुष्टि श्री अरविंदो द्वारा 16 अप्रैल 1907 को अंग्रेजी दैनिक वंदे मातरम में लिखे लेख से होती है। जनरली क्योंकि हमने तो वंदे मातरम को कहाँ देखा, हमने वंदे मातरम को आनंद मठ में देखा, जो एक नॉवल है।
दूसरा कि वंदे मातरम में हमको ये पृष्ठभूमि मिली कि कैसे भारत में सन्यासी आंदोलन, जब हम भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब हम आंदोलनों की बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया के दौरान, जो सबसे पहला जो आंदोलन था वो सन्यासी विद्रोही था जो बंगाल में खड़ा हुआ था। और उसी विद्रोह के समय ये जो है उसी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर ये वंदे मातरम जो है वो चर्चित हुआ, और ये आनंद मठ जो नॉवल है वो फेमस हुआ। तीसरा है कि इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, ये भी सही है। और चौथा है, इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पहले आनंद मठ बंगाली मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी में एक धारावाहिक के रूप में छपा था, जिसके संस्थापक बंकिम चंद्र थे। ये गलत है। अब ये गलत है यानी जो डी वाला है ये क्यों गलत है, पहले तो इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा एक प्रेस रिलीज पर। तो हम सबसे पहले वो प्रेस रिलीज उठाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो हम सबसे पहले पहुंचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 6 नवंबर के प्रेस रिलीज पर। 7 तारीख को ये इवेंट है, बट चूंकि ये प्रेस रिलीज 6 को हुआ तो हमने 6 वाले पेपर में ही इसको जो है वो डाला। इसमें लिखा हुआ है कि 1950 में संविधान सभा ने इसे भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। एक क्वेश्चन हमारे लिए मिल गया। इसमें कम से कम 8-10 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए आपको बन सकते हैं, और उसमें से कम 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं इस आर्टिकल्स में से। मैं बता भी दूंगा कि कौन से पूछे हैं। शुरू में तो 4 बात हैं कि शुरू में वंदे मातरम की रचना जो है, अगर कहा जाए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ ये 1882 में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखें, आनंद मठ एज ए नॉवल 1882 में आया, और एज ए वंदे मातरम जो गीत है वो उसके पहले आ चुका था। दूसरा, राजनीतिक तौर पर 7 अगस्त 1905 आपको मालूम होगा कि जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने उसके लिए प्रयास किए और विभाजन करा। उस समय जो अगर कहा जाए कि विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई, उसका बायकॉट किया गया, और तब वंदे मातरम जो हो चर्चा में रहा। ओवरऑल वो मुद्दा अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम इस प्रेस रिलीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देखें तो इसमें कुछ यूनिक बातें हमको मिलती हैं। पहला, यहां पर लिखा है कि पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पहले आनंद मठ बंगाली मासिक पत्रिका बंग दर्शन में धारावाहिक के रूप में छपा, जिसके संस्थापक बंकिम चंद्र थे। आपको पहला प्रश्न तो यही पूछ सकता है कि बंग दर्शन मासिक पत्रिका का प्रकाशन कौन कर रहा था। ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट। जैसे देखिए यहां पर आ गया, और एक इंटरनेट पर दी गई सूचनाओं को अगर हम देखें तो वो क्या बोलती है कि बंग दर्शन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1872 में प्रकाशित एक मासिक बंगाली साहित्यिक पत्रिका थी। इस पत्रिका ने बंगाली पहचान निर्माण, बंगाल में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई। ये पत्रिका वंदे मातरम गीत के प्रकाशन के लिए भी जानी जाती है। अब आप सोचिए, अगर यही प्रश्न अगर इस साल आपको पीएससी में पूछ ले, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, हमको लग रहा है कि करंट अफेयर्स का, अरे नहीं करंट का नहीं, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, तो वहां हुआ था ना कि तत्वबोधिनी में। ठीक है, वो गलत हो गया। दूसरा, आपने कई बार अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है कभी ना कभी, तो आपको याद होगा कि 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने स्टटगार्ड में, बर्लिन में यानी जर्मनी में जो तिरंगा झंडा फहराया था, उस तिरंगे झंडे पर भी वंदे मातरम लिखा था। ये प्रश्न 1907 का जो है वो जर्मनी के बर्लिन का भी यानी स्टटगार्ड वाला प्रश्न भी पूछा जा चुका है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, जो अगर आप अभी पीएससी के पिछले 3 या 4 साल के पेपर उठाएं, तो मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन यानी दुर्गेश नंदिनी और देवी चौधराइन वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन और मिला कि बंकिम चंद्र जी के द्वारा आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडल, देवी चौधराइन जैसे प्रसिद्ध जो अगर कहा जाए उपन्यासों की रचना भी की गई। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको खुद इसको आर्टिकल को पढ़ना है, तो आप वंदे मातरम 150 ईयर लिखिए और उसके आगे लिखिए पीआईवी। ऑटोमेटिकली ये लिंक खुलेगी, इससे ये आर्टिकल आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। पूरे 1 साल इवेंट होगा, 4 अलग अलग फेसेस में इवेंट होगा, दिख रहा है आपको। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज और चौथा फेज 1 से 7 नवंबर 2026 तक। तो अगले 1 साल तक कुछ ना कुछ होता रहेगा वंदे मातरम से जुड़ा हुआ। इसीलिए ये आर्टिकल हमें रीड करना चाहिए। और जो मैंने तरीका बताया है कि आपको अगर खुद रीड करना है तो इंटरनेट पे जाइए और वंदे मातरम 150 ईयर पीआईबी लिखिए, तो ऑटोमेटिकली ये देखिए मैं लिख के बता देता हूँ, वंदे मातरम 150 ईयर ऐसे टाइप करना है, और इसके बाद आपको सिंपल पीआईबी वर्ड लिखना है। तो आपको फर्स्ट प्रेस रिलीज खुलेगा यहाँ पर, ये जिसको मैं रीड कर रहा हूँ, ये पूरा प्रेस रिलीज खुल जाएगा। इस प्रेस रिलीज से जो है वो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं।
हिंदी में करना है तो नीचे से लैंग्वेज चेंज करके यहाँ से, जिसको हम पढ़ रहे थे पूरा प्रीवियस रिलीज, यहाँ से आप लैंग्वेज बदल लीजिए, हिंदी कर लीजिए। तो ये आपके लिए मतलब जैसे कहते हैं ना, आप यहाँ से तो मेरा हक तो नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि होमवर्क है, बट आप करें तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा, कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन कैसे गलत हुआ हम समझ पाए यहाँ पर। अगला, अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र चचई की यूनिट नंबर 5 की उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है। अब देखिए समझिए, ये करंट अफेयर्स का नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आया क्यों, इसका आंसर है 210 मेगावाट। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, तो यहां पर आपको एक 6 नवंबर का प्रेस रिलीज दिख रहा है एमपी के जनसंपर्क का। वो क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचई की 210 मेगावाट क्षमता की यूनिट नंबर 5, ये सबसे ज्यादा क्षमता वाली यूनिट है, 5 नंबर की यूनिट ने इतिहास नंबर ने इतिहास में ऐसी प्रथम विद्युत उत्पादन यूनिट होने का गौरव पाया है जो लगातार 400 दिनों से संचालित है। यह यूनिट 1 अक्टूबर 2024 से निरंतर विद्युत का उत्पादन कर रही है। और यूनिट गत माह डैश डैश डैश, बाकी अब हमारे काम का नहीं, लेकिन अभी हमको यह समझ पड़ गया कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचई में है। ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे तो उसके पास ये पड़ता है। दूसरा कि इसके अंदर जो 5 यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स पुरानी जो है वो बंद हो चुकी हैं। हाल फिलहाल में जो 5वीं यूनिट है वो 210 मेगावाट की है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि वो कितने मेगावाट की है, ये प्रश्न भी पूछ सकता है। और अगर आप अभी हार्डली 1 महीने पहले एमपीपीएससी के द्वारा जो वनडे एग्जाम्स लिए जाते हैं उसमें किसी पेपर को देखोगे, उसमें ये प्रश्न आया है। अब किस पेपर में आया वो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आया है, यानी अभी हमने 2-3 क्वेश्चन जो आज पढ़े हैं वो एग्जाम वाला पूछ चुका है। अगला भी सिंपल है, बच्चों वाला है क्वेश्चन, और हम सबसे बनना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। अनुच्छेद 315, 323, 327, 332। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 323 उपबंध 2, यानी सब क्लॉज 2 में यह है। 323 में 3 तरह के प्रतिवेदनों का उल्लेख है। एक संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन जो कि राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन जो कि राज्यपाल को सौंपा जाएगा। और तीसरा जो है वो है संयुक्त लोक सेवा आयोग का, उसमें एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी प्रावधान। अब आप कहोगे कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है, और ठीक है कि करंट से कैसे कनेक्ट है। तो पहले तो अगर हम ध्यान से देखें, सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है राज्यपाल श्री पटेल को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 68वां वार्षिक प्रतिवेदन भेंट किया, यानी ये एक हो गया। तो ये अभी का है, 5 नवंबर का प्रेस रिलीज है। अगर हम एमपीपीएससी की वेबसाइट पर कोई पुराना प्रतिवेदन भी उठाए, सपोज हमने यहाँ से एमपीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया, यहाँ आपको वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो मिल जाते हैं, मतलब नीचे जाओगे तो ये एनुअल रिपोर्ट। अगर हमने यहाँ से कोई भी पुराना प्रतिवेदन, सपोज मान के चलिए हमने ये पुराना प्रतिवेदन एक उठा लिया, हर प्रतिवेदन में या हर एनुअल रिपोर्ट में फ्रंट पेज या 1 या 2 पेज के अंदर इस बात का उल्लेख जरूर करा जाता है कि हमने संविधान के किस प्रावधान का उपयोग करते हुए ये काम किया। तो जैसे ये सपोज मान के चलिए 2021-22 के हम प्रतिवेदन देख रहे हैं। अगर हम इस प्रतिवेदन के अंदर जो फोटो दी है, इस फोटो के साथ देखें तो लगभग लगता है कि कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, लगभग। अगर आपको दिख रहा हो ये 2025 के संदर्भ में है, ये 2021 के संदर्भ में है। इसमें अगर हम यहां पर फर्स्ट पेज जहां से ये शुरू हो रहा है, ऊपर तो फोटो है फिर यहां शुरू हुआ, तो यहां पर भी इस बात का उल्लेख है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 उपबंध 2 के अपेक्षा अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना 65वां प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल को सादर प्रस्तुत करता है। बस अब यहां पर क्या हो गया, 65 की जगह हम 68 बात करने लगे। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो रिविजन्स होते हैं वो इस तरह से चीजों में आते हैं। अगला क्वेश्चन कॉपी में आपको लिख के रखना है, ये आएगा ही आएगा। नवंबर 2025 में किस राज्य में देश के पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। आंसर है छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन आएगा, उसके पीछे के 2 कारण है। पहला तो ये है कि देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है, यानी वो चीजें जो है वहां पर, पहले तो ऐसा होता है कि 2 तरह से हम म्यूजियम के अंदर चीजों को देखते हैं। एक फिजिकली प्रेजेंस में चीजों को देखते हैं, कोई चीज रखी हुई, और दूसरा होता है कि हम डिजिटली प्रेजेंस में देखते हैं, मतलब कोई फोटो इमेज आदि जो अगर कहा जाए उसके फॉर्म में चीजें हैं, उनके बारे में सूचनाएं उपलब्ध हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके हम उनको पढ़ते हैं। इस तरह से ट्रूली जो है वो डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम के रूप में आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट शहीद वीर नारायण सिंह। अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं, सपोज आप पीएससी की तैयारी की जगह यूपीएससी को फोकस करें,
जितनी भूमिका मध्य प्रदेश के अंदर टंट्या मामा की या टंट्या भील की, जितनी भूमिका मध्य प्रदेश के अंदर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की, उतनी ही भूमिका वीर नारायण, शहीद वीर नारायण सिंह की है छत्तीसगढ़ की। क्योंकि जब हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ते हैं, आप में से कोई छत्तीसगढ़ से होगा तो वो समझता होगा कि वहां अगर हम 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा जो नाम आता है, जो शुरू के जो दो चार बड़े नाम आते हैं, उनमें एक नाम है वीर नारायण का। तो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से तो एक प्रश्न इनडायरेक्टली ये लिंक है इस वाली बेटा, कि शहीद वीर नारायण सिंह का संबंध किस राज्य से है, या छत्तीसगढ़ से 1800। चूंकि देखो, छत्तीसगढ़ हमसे अलग तो है नहीं, अगर आप मध्य प्रदेश को फोकस कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ अलग तो है नहीं, तो उसमें तो लिंक है ही यहाँ पर। तो ये उस नजरिए से भी है कि शहीद वी नारायण सिंह मेमोरियल कम ट्राइबल फ्रीडम जो है वो फाइटर म्यूजियम इन छत्तीसगढ़, ये अपने आप में एक यूनिक है। और अगर आप एक इंटरनेट पे सिंपल टाइप करें शहीद जो अगर कहा आ जाए यहाँ पर, एक सेकंड ये बंद कर देते हैं हम, हमारे लिए जो जो चीजें काम की नहीं उनको हटा दें। अगर हम एक सिंपल कीवर्ड यहाँ टाइप करते हैं, एक सेकंड, शहीद वीर नारायण सिंह, और हम उनके बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को पढ़ते हैं, तो हमें पहले आर्टिकल में मिलता है कि शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, गरीबों के मसीहा, जो कि जो है वो सोना खान के जमींदार थे। 1856 में अकाल के दौरान उन्होंने साहूकारों से अनाज लूट कर गरीबों को बांटा, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1857 के विद्रोह में जेल से भागने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी, और फाइनली जो अगर कहा जाए रायपुर के जय स्तंभ पर, इसलिए वो रायपुर से जो है अगर कहा जाए जुड़ा हुआ। तो जब भी हम छत्तीसगढ़ के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने लिख रखा है बड़ा आर्टिकल, तो कई बार क्या होता है कि चीजें आसपास से कोरिलेट होती। तो यहाँ पर वी नारायण जो है वो सोना खान छत्तीसगढ़ के जमींदार थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में डैश डैश, ये पूरा आर्टिकल है। कैसे 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ के पास उन्हें जो है वो फांसी दी गई, और उसी जगह कहा जाए नाम को जो है अगर कहा जाए, क्योंकि वो वहाँ के लिए बहुत सम्मानीय नाम है, इसीलिए उन्हीं के नाम से इस जो है वो ट्राइबल म्यूजियम को शुरू किया गया है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन कई तरह से आ जाए। जैसे दिख रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर को रायपुर में देश के पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का शुभारंभ किया, और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, आदिवासी नायकों की वीरता बलिदानों के संघर्ष की कहानियां झलकती हैं, और बाकी जो भी उसमें होगा वो तो इन फ्यूचर हम करेंगे डिस्कशन। अगला क्वेश्चन है, खंडवा और देवास में स्थापित किए जा रहे ओमकारेश्वर अभयारण्य के बाद मध्य प्रदेश में कुल अभयारण्य कितने होंगे? 25, 26, 27, 28। तो इसका आंसर है 27। अब इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन अभी हमने अपडेट आज ही कराया। आज क्या है कि हम अपने एक आर्टिकल को पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो हमने उनसे पूछा है कि बताओ भाई 26वां और 27वां अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो आंसर नहीं कर पाए। तो हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली सेट कराने की कोशिश करी। तो ओमकारेश्वर अभ्यारण्य 1 तारीख को जब हम मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहे थे, उसी दिन ये निर्णय लिया गया। देखिए इसको ऐसे समझिए, 2025 के अंदर मध्य प्रदेश में 3 अभ्यारण्य बने। एक अभ्यारण्य था डॉक्टर जवाहर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से, दूसरा था जहानगढ़ सेंचुरी, जो आप अगर श्योपुर को और उसके आसपास का क्षेत्र देखेंगे वहां पर है चीतों के लिए, और तीसरा है ये ओमकारेश्वर। तो 25, 26, 27 यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश टाइप करोगे तो आपको इसी साल का 2025 का आर्टिकल मिलेगा। जहानगढ़ सेंचुरी टाइप करोगे तो इसी साल का आर्टिकल मिलेगा, और ओमकारेश्वर करोगे तो भी इसी साल का आर्टिकल मिलेगा। तो सरकार ने जो है वो इसी साल मार्च में एक कैबिनेट डिसीजन में ये निर्णय लिया था, ये आपको 13 मार्च 2025 का कैबिनेट डिसीजन, ये आज हमारी जो एक एक मेरा क्या बैच चलता है ऑनलाइन क्लासेस का, उसमें मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूँ आपको, एमसीक्यू में पढ़ाता वही हूँ। बट ये है कि यहाँ एमसीक्यू, क्योंकि बच्चे डिस्क्रिप्टिव नेचर के वीडियो तो देखनी पसंद नहीं करते यूट्यूब पे, ये भी बहुत कम देखते हैं उनको लगता है कि इतना सब कौन पढ़ेगा। तो वहां मैंने एक बच्चे से प्रश्न किया था, और जब उसने सही आंसर नहीं दिया तो मैंने ये ऐड भी करा दिया एक नीचे इसके अंदर स्टार लगा के, कि कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर भी इस बात पे डिस्कशन हो जाए। तो ये मार्च का प्रेस रिलीज है कि ओमकारेश्वर अभ्यारण्य देवास खंडवा और जहानगढ़ अभ्यारण्य श्योपुर जिले की वनभूमि पर होंगे विकसित। ये उन्होंने उस समय जो है निर्णय लिया, ये निर्णय अब रिजल्ट में आ गए।
जहानगढ़ बन चुका है सितंबर में, ओमकारेश्वर आ चुका है अभी नवंबर में, और उसके पहले जो अगर कहा जाए डॉक्टर अंबेडकर, तो 25, 26, 27, ये तीनों जो अगर कहा जाए आपको याद रखना है ना। तो ये आप अपने स्तर पर भी थोड़ा बहुत, अगर जैसे यहाँ से अगर आप खुद भी, एक सेकंड सब बंद करते हैं जो काम करनी है, खुद भी अगर सर्च करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी मध्य प्रदेश, ठीक है, तो आपको आर्टिकल्स जो है वो मिल जाएंगे। तो ये सब जो, हाँ आपको करंट से जैसे लिखा ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सागर जिले में स्थित है, ये राज्य का 25वां अभ्यारण्य है। तो अभी 25 हो गया, 26, 27 जो है अगर कहा जाए, मैंने आपको बता ही दिए। इस तरह से क्वेश्चन लिंक हो गया। अगला क्वेश्चन तीन तरीके से यूनिक है। आप पहले तो देखिए, लिखा हुआ है कि 1973 में पहले विश्व कप, महिला विश्व कप की विजेता टीम कौन सी थी? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जमैका। तो इसका आंसर तो है इंग्लैंड। अब ये प्रश्न मैंने लिया क्यों? ठीक है, ये प्रश्न लेने के पीछे पहले तो ये समझें कि जितनी भी जगह जब हम वुमेन वर्ल्ड कप जीते अभी क्रिकेट का, जितने भी आर्टिकल्स हमने इंटरनेट के ऊपर पढ़े, उन आर्टिकल में एक बात कॉमन थी। जैसे ये जनसंपर्क का आर्टिकल, यहाँ क्या लिखा है? मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत है। वर्ष 1973 से प्रारंभ हुई महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार विश्व विजेता बनने का सौभाग्य। ये एक प्रेस रिलीज हो गया। दूसरा, यहां पर अगर कहा जाए, इसको भी अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे, इस आर्टिकल को मैं यहाँ थोड़ा जूम करूं, इसमें भी यही जो है वो बात लिखी हुई। इसके अंदर भी अगर कहा जाए कि आप यहाँ पे लिखेंगे कि 52 साल में जो सूखा था, मतलब कि हम उसको जीत नहीं पा रहे थे, वो हमने पूरा किया। तो चूंकि हर जगह इस बात को उल्लेख करने की कोशिश की गई कि हमने जो है वो इस इवेंट को जीत कर वो 73 से अब तक का जो 52 साल का जो सूखा था उसको खत्म किया। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपसे प्रश्न यही पूछ ले कि महिला विश्व कप जो पहला था वो कहाँ हुआ था, ये और किसने जो अगर कहा जाए जीता था। और सोचिए कि वुमेन्स वर्ल्ड कप के पास जो आपके आर्टिकल्स हैं, आपने इस नज़रिए से इसको कितना पढ़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगला है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका द्वारा किया गया, बिल्कुल सही। इस विश्व कप में सबसे अधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने जो अगर कहा जाए लिए। तीसरा, इस विश्व कप की सब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा है। और सबसे अधिक रन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी लोरा वोलबार्ट ने लिए। अब ये आप समझिएगा ध्यान से, आपको गुमराह करने के लिए पेपर सेटर ऐसा मजाक करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आप सबको मालूम है कि लोरा वोलबार्ट जो है अगर कहा जाए बहुत चर्चित थी और सबसे ज्यादा श्रृंखला में रन लिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया लिखा है। इस प्रकार ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। तो कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट इस तरह से जो है अगर कहा जाए आपस में गलती कर जाते हैं। तो वो आपको याद रखना है। बाकी वो स्टेटमेंट ठीक है, मतलब उस स्टेटमेंट को आप सोचेंगे वो स्टेटमेंट गलत है, तो नहीं, बाकी चीजें जो अगर कहा जाए ठीक लिखी हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। बाकी आपने अपने स्तर पर पढ़ लिया होगा, दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया हमने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी जो कुछ चर्चित जो खिलाड़ियां रही उनके नाम सॉरी बेटा, क्या थोड़ा सर्दी सी हो रही, उनके नाम आपको याद रखना है। तीसरा जो है वो, इस प्रश्न को मैं एक वीक पहले के करंट अफेयर्स में भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये साझेदारी वाला प्रश्न, आप पुराना करंट अफेयर्स आप नोट डाउन करते हैं तो उसमें है। और इसमें फिर क्रांति गौंड वाला है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं छतरपुर की। ये वाला क्वेश्चन अब मैं रीड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ पड़ गया कि बुंदेलखंड की बेटी क्रांति गौंड ने विश्व को रोशन किया बुंदेलखंड के नाम। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। चूंकि वो है छतरपुर की, लेकिन अगर आप आर्टिकल प्रेस रिलीज को समझो कि प्रेस रिलीज वाले क्या फोकस कर रहे हैं, प्रेस रिलीज वाले छतरपुर की बात नहीं कर रहे हैं, वो बुंदेलखंड की। अब पेपर सेटर का दिमाग अगर घूम जाए, वो एक जो है वो क्रांति गौड़ का संबंध है बुंदेलखंड से, बघेलखंड से, मालवा से, निमाड़ से। आजकल तो ये भी हो गया कि वो, क्योंकि देखो क्या होता है ना, नया क्या दे हम, जो पहले से चल रहा हो तो चल ही रहा है। इस प्रकार जो है वो क्रांति गौड़ के बारे में प्रश्न भी बन सकता है या पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद ही रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। मोस्ट आईएमपी 7 नवंबर 1925 को, क्योंकि पूरे 100 साल हुए हैं। अभी 6 तारीख को हमने घोषणा करी, 7 को हमने सेलिब्रेट किया, इसलिए हमने इस वीक के करंट अफेयर्स में रखा।
7 नवंबर 1925 को भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कहाँ की गई थी? जमशेदपुर, ग्वालियर, प्रयागराज या दिल्ली? आंसर है ग्वालियर। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें दो प्रश्न हमारे हो गए। पहला कि भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना, उस समय उसका महासंघ नाम नहीं था, नाम तो ये बाद में मिला, बट हॉकी इंडिया कह लें या जो भी कह लें, उसकी स्थापना 1925 में हुई और वो ग्वालियर में हुई। यहाँ पर तो दो प्रश्न हो गए, एक तो 100 ईयर वाला क्वेश्चन हो गया, दूसरा ग्वालियर हो गया। अगर हम जो अगर कहा जाए यहाँ पर इस प्रेस रिलीज को, भारतीय हॉकी आज देश भर में विशेष कार्यक्रमों के साथ अपने गौरवशाली 100 वर्ष पूरे कर रहा है। ये आपको आर्टिकल जो है वो दिख रहा है यहाँ पर। और अगर ये आप हॉकी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, हॉकी इंडिया फेडरेशन की, यहाँ पर आप सिंपल टाइप करके हॉकी इंडिया, देखो वेबसाइट तो रीड करना आना ही चाहिए, वेबसाइट हॉकी इंडिया वेबसाइट। तो इसका जो अगर कहा जाए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, दिख रहा होगा आपको। इस वेबसाइट पर अगर हम यहाँ से भी इसके अबाउट अस को पढ़ें, यानी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ें, इसमें भी इस बात का उल्लेख उन्होंने जो अगर कहा जाए किया है, मतलब ये भी यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है। तो वही आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिख दिया उसी से कट करके, कि द नेशनल बॉडी ऑफ हॉकी वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड इन November 7, 2000 1925 इन द हिस्टोरिक सिटी ऑफ ग्वालियर। दिस इज जो पिवटल मोमेंट इन ग्रॉड जनवरी ऑफ, बाकी तो हमारे कोई काम का नहीं। ठीक है, तो ये लास्ट, ये तो उन्होंने अपडेट नहीं करा, 2024 के हिसाब से तो 99 ईयर आ रहा है, अभी के हिसाब से देखेंगे तो 100 साल हो गए। इस तरह से इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन आपको जो है वो अगर कहा जाए बन सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल along विद द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल, द हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी, ठीक है, ये सब जीते हैं। तो अभी तक हम 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं हॉकी में, जो अगर कहा जो ओलंपिक्स में, यहाँ पर इस नजरिए से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है या पूछा जा सकता है। अगला, प्रोफेसर रामदरस मिश्र जिनका हाल ही में निधन हुआ, का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए बहुत अंदर नहीं जाना है। हिंदी भोजपुरी के एक जाने माने साहित्यकार थे। काफी कुछ इंटरनेट पर उनके बारे में जो अगर कहा जाए सूचनाएं उपलब्ध है। तो आपको साहित्यकार बस याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, कोई रचना रचना भी मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम में पूछेगा। हाँ, लेकिन साहित्यकार के बारे में लिखा ना कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विख्यात साहित्यकार साहित्यकार शिक्षाविद रामदरस मिश्र के निधन पर गहरा दुख जताया। श्री मोदी ने कहा कि रामदरस मिश्र जी का निधन हिंदी और भोजपुरी साहित्य में, तो ये भी नहीं पूछेगा कि भोजपुरी साहित्य के थे कि हिंदी के थे, बट हाँ, चूंकि वो एक जाना माना नाम थे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, इसीलिए ये प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आप ये मान के चलिए कि मोस्ट से भी मोस्ट है इन पे, और ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है सब्जेक्ट में। पहला तो जेम्स वॉट का अभी निधन हो गया, तो जेम्स वॉट जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र के अग्रणी कार्य के लिए जाने जाते थे? तो आंसर है डीएनए। आपको मालूम होगा कि आज हम में से हर एक डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को जानता है, जो कि एक लेडर की तरह, सीढ़ी की तरह दिखाई देता है। और इस मॉडल को पहचान दिलाने में 3 वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान था, जिसमें से आपने हमेशा 2 वैज्ञानिक अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े होंगे, डॉक्टर वॉटसन एंड डॉक्टर क्रिक। 3 में से 2, ठीक है, कभी भी। और उसके बाद डीएनए जो अगर कहा जाए आम आदमी समझने लगा, एडिनिन, ग्वामीन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है, यूरेसिल बेस, ये सब चीजें एक आम आदमी समझने लगा कि डीएनए क्या चीज होती है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज अगर आपको कोई डीएनए की फोटो दिखा दी जाए, उसमें ना लिखा हो डीएनए, तब भी आप कहोगे कि ये डीएनए। क्राइम सीन वगैरह पे वो डीएनए के फोटो वगैरह आते हैं। ये सब संभव हुआ जेम्स वॉटसन और उनकी टीम के सहयोग से। तो 3 वैज्ञानिकों की वो टीम थी जिन्होंने जो अगर कहा जाए ये कारनामा किया। और इन 3 में से जेम्स वॉटसन अब हमारे बीच, 6 नवंबर 2025 को उनका निधन हो गया। तो नोबेल प्राइज के ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जेम्स वॉटसन की बायोग्राफी भी है यहाँ पर। वो अभी हमारे लिए जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए है कि वो नोबेल प्राइज किस साल मिला। तो आपको दिख रहा है कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज 1962 में। अब प्रश्न ऐसे आते हैं, आप बायोलॉजी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, सपोज अभी आपका बायोलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक हो गया, और कोई जो अगर कहा जाए व्यक्ति पेपर में आर्टिकल पढ़ा हुआ है, आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि यार ये बताओ कि वो जो डॉक्टर जेम्स वॉट है जिनका हाल ही में निधन हुआ,
वो किस साल उनको नोबेल प्राइज मिला था चिकित्सा। अब आप कह रहे हैं ये क्यों पूछ लिया इसने 1962 का, कितना मैं याद रखूंगा, उतना पुराना है क्या। दूसरा कि ज्यादातर लोगों को ये दो नाम तो पता होते हैं, ठीक है, वॉटसन क्रिक, क्योंकि अगर कहा जाए कि हमने जितनी भी गाइडें पढ़ी, डॉक्टर वॉटसन क्रिक दो ही वर्ड पूछे, तीसरा नाम जो अगर कहा जाए कि हम भूल जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न की भूमिका सब्जेक्ट में है। तो अभी चूंकि निधन हुआ 6 तारीख को, इसलिए क्वेश्चन तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहला, कि आपको थोड़ा बहुत, कम से कम, क्योंकि डी देखो डीएनए को, डीएनए तो जमाने से, पर डीएनए को हम तक, जैसे आपके पास हमारी और आपकी जो सेल है ना, सेल के मतलब डीएनए की भूमिका कितनी अंदर होती है, सेल जाओगे, सेल के अंदर जो है वो डीएनए होता है। वो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, डीएनए का बेस कैसा होता है, ये प्रश्न हो सकता है, मुझे लगता है कि कल तक नहीं पूछे जाते, यानी 5 या 4 नवंबर तक। लेकिन आज पूछ सकता है कि डीएनए में इनमें क्या नहीं है, एडेनिन, थाइमिन, गुआसिन, साइटोसिन, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि डीएनए में यूरेसिल तो होता नहीं है, वो तो आरएनए के उसमें आए। तो हो सकता है कि आपको जो है अगर कहा जाए केमिकल बेस में यही पूछ ले कि एडेनिन है कि थाइमिन है कि गुआनिन है कि साइटोसिन है कि यूरेसिल है, इनमें से कौन सा नहीं। अब कहोगे यार अचानक ये सब्जेक्ट कैसे आ गया, तो कई बार आप ध्यान से देखिएगा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। करंट को सब्जेक्ट से सीखने का तरीका है केबीसी के 50 लाख, 1 करोड़ या उससे ऊपर के अमाउंट के प्रश्नों को ध्यान से देखना। आप कभी भी केबीसी में आया वो कोई 1 करोड़ का प्रश्न देखिए, जिस साल का वो एपिसोड है, सपोज 2015 का एपिसोड दिख रहा है, उस क्वेश्चन को 2015 न्यूज करिए, आपको समझ पड़ेगा कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं 2015 में किसी कारण चर्चा में रहा होगा, इसीलिए उसको जो है वो लिंक करके पूछा गया। वहां पर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये डीएनए है, आज आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर क्या क्या चीज होती है, आप खुद अपने स्तर पर जो है वो इसको पढ़ ही सकते हैं, और क्वेश्चन इसमें अच्छा बन सकता है। तो ये है। और डीएनए का रहस्य खोलने वाले वैज्ञानिक जेम्स वाटसन, और बाकी आर्टिकल हमारे लिए जो है अगर कहा जाए काम का नहीं। तो ये आया 1962 का नोबेल पुरस्कार, बस ये 1962 याद रखिएगा। बाकी जो है वो मॉरिस विल्किंस का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि डॉक्टर क्रिक और वाटसन के अलावा मॉरिस विल्किंस नाम भी जो है पूछ लिया जाए। अगला है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया। यहाँ हमारे दो क्वेश्चन हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आपको एक क्वेश्चन है इंग्लिश का वोकैब का, गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का सीधा संबंध है पाक कला से। जब हम किसी भोजन को बहुत अच्छे से सजाते हैं, प्रेजेंट करते हैं खाने की चीज को, तो उसके लिए कला के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है गैस्ट्रोनॉमी। ये हो गया यहाँ पर, हालांकि गैस्ट्रो से आप लिंक कर लेते हैं क्योंकि पेट से संबंधित चीजें गैस्ट्रो में आती हैं। तो ये शहर है लखनऊ। ऐसे भी लखनऊ अपनी नवाबी काल के दौरान की जो है वो कुजीन के लिए, यानी आज भी अगर कोई कबाब बोल दे तो तुरंत लखनऊ ही दिमाग चला जाता है, क्योंकि कबाब तो लखनऊ ही हुए हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अवधी रसोई, लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र पे अवध के शासकों का शासन था, ये आपको याद रखिएगा। और यूनिक चीज बताता हूँ, जब 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, और उस प्लासी के युद्ध में के बाद की स्थिति, यानी जब क्या बोलते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर हुई, तो अवध के नवाब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। अंग्रेजों ने उनसे, अगर कहा जाए, उनके ऊपर इतना बड़ा जुर्माना लगाया और उनसे दोस्ती करी इनडायरेक्टली, कि अवध के नवाब अंग्रेजों के गुलाम हो गए बाद में। और लंबे समय तक अवध के नवाब अंग्रेजों को का साथ देते रहे थे। अवध के नवाबों की इस प्रक्रिया में आखिरी जो नवाब थे, उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह की जब डेथ हुई तो उनकी जो बेगम थी, वो आपको मालूम ही होगा कि वो नेपाल, दो लोग ही नेपाल, ये क्वेश्चन इससे लिंक है, इससे तो नहीं लिंक है, लेकिन अब स्टोरी आ गई तो मैंने कहा बता दूं। तो जब अंग्रेजों को लगा कि अब हम अवध को ऐसे तो एक्वायर नहीं कर सकते, क्या करें, तो अवध पर लगाया आरोप बैड एडमिनिस्ट्रेशन का, कुशासन का, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं और टीचर कहे कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है उसकी कॉपी में ले जाऊंगा। तो हो सकता है कि क्लास में 100 लोग हैं, तो 100 की कॉपी वो रख ले, क्योंकि वो तय करेगा कि अच्छी है या नहीं। तो अवध पर लगाया गया बैड एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप। और वाजिद अली शाह की जो विधवा थी, जिनका नाम था बेगम हजरत महल, उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा बहुत तो संघर्ष किया।
और फाइनली वो स्कैप करके नेपाल चली गई। तो अवध जो है अगर कहा जाए एक बड़ा रोल था किसी जमाने में इस पूरे लखनऊ और इसके आसपास। दिख रहा है कि यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया। हैदराबाद के बाद दूसरा शहर, तो हैदराबाद भी जब हम सोचते हैं तो अपने बिरयानी, हलीम आदि के लिए हैदराबाद, मतलब कोई पूछे बिरयानी तो हैदराबाद दिमाग में आ जाता है, कबाब तो लखनऊ आ जाता है ऐसे। तो यह लखनऊ के अवधी रसोई, धीमी आंच पर पकने वाले कबाब, बिरयानी, पारंपरिक मिठाई आदि के लिए जो है अगर कहा जाए जानी जाती है। और लखनऊ भारत का दूसरा शहर है जिसे गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में ये सम्मान मिला है, यूनेस्को के डायरेक्टर ने ये बताया है। और बाकी तो ये प्राइम मिनिस्टर ने भी जो अगर कहा जाए कहा कि बढ़िया अच्छा है। और नीचे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी आर्टिकल डाला है। तो प्रश्न आन सकता है कि लखनऊ जो है वो कुजिनरी जो है वो हेरिटेज और फिर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसी भी रूप में पूछ सकता है। वो क्या पूछेगा वो देखने वाली बात। अगला क्वेश्चन वन लाइन का है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं, वन लाइन का है, आप याद रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। बाकी कुछ मुझे नहीं लगता कि प्रश्न की कोई वेटेज है कि पूछेगा। ठीक है। अगला है वर्ल्ड लीडर। देखिए मैंने हमेशा बोला ना कि आप दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है कि जिसके अंदर कोई एक सब्जेक्ट की परत है, उसको खोलना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में गलत होता है। और एक है कि बिल्कुल करंट से ही है। तो जैसे लिखा वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड जो है वो सिक्योरिटी अवार्ड 2025, तो जो अगर कहा जाए गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को दिया गया, बहुत कॉमन है। वन लाइन का, अंदर नहीं जाना है। आर्ट ऑफ लिविंग उनका जो अगर कहा जाए पूरा के पूरा सेंटर है, भारत के कई लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, वन लाइन। भारत के किस महान शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में फीडे ने चेस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का नाम बदल दिया है? तो विश्वनाथ आनंद के जो अगर कहा जाए सम्मान में अब जो है वो इस ट्रॉफी का नाम विश्वनाथ आनंद कप होगा। जो स्क्रीन पे दिखा है कि भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के सम्मान में फिडे चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम अब विश्वनाथ आनंद कप होगा। ठीक है। आगामी टूर्नामेंट में 80 देश के और बाकी कौन कौन भाग भाग लेगा वो जगह कहा जाए मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत जगह कहा जाए कि अंदर जाने वाला नहीं। हाँ लेकिन विश्व में देखो ऐसा है कि अगर आप किसी जगह कहा जाए अपने आसपास के किसी फ्रेंड से पूछेंगे भाई विश्वनाथ आनंद के बारे में जानते हो, तो वो एक सेकंड बता देगा कि हाँ भाई भारतीय चेस में अगर पहला सबसे बड़ा नाम अगर मुझसे कहा जाए कि सबसे पहला सबसे बड़ा नाम कोई चुनो, ठीक है, तो टेक्निकली मुझे विश्वनाथ आनंद ही चुनना पड़ेगा क्योंकि 88 में उनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिल गया यहाँ पर। और जो अगर कहा जाए सबसे इंपॉर्टेंट, अब तो हालांकि वो अवार्ड जो है वो उसका नाम ही बदल दिया। जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू हुआ, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जब ये खेल रत्न अवार्ड जो है वो शुरू किया गया, उस अवार्ड को देखो 1990, इसकी कहानी भी ऐसी है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की कि 1991 में जब इलेक्शंस होने थे भारत में, तो राजीव गांधी जब दक्षिण में इलेक्शंस का प्रचार करने के लिए गए थे तो श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में एक जगह, अब तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लांट है श्री पेरम्बदूर में। वहां पर एक मानव वंश से उनका निधन हो गया। और उसके बाद फिर 91 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार भी आई। उस दौरान कई सारे निर्णय लिए। उसमें से एक था कि राजीव गांधी जी के नाम से हमने एक अवार्ड शुरू किया स्पोर्ट में, काफी चर्चित अवार्ड था, उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उस अवार्ड को प्राप्त करने वाला जो पहला खिलाड़ी था 91 में, फर्स्ट, वो थे विश्वनाथ आनंद। ठीक है, ये आपको याद रखना, मतलब फर्स्ट रिसिप्ट अगर किसी को मिला तो उनको मिला। हालांकि मैंने जैसे आपको बताया कि अब जो अगर कहा जाए कि उस अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है ना, अब उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जो है वो नहीं जाना जाता। तो उस समय विश्वनाथ आनंद यानी कितना बड़ा फिगर रहे होंगे। जैसे अगर आप राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देखोगे तो क्रिकेट के लिए वो पहला अवार्ड मिला था सचिन तेंदुलकर को, है ना। ईयर मुझे याद नहीं है, ईयर तो एग्जाम में आएगा भी नहीं, तो वो काम का भी नहीं। तो अगर आप देखोगे कि किसी भी स्पोर्ट में जो सबसे चर्चित हस्ती होती है उससे हम उसको पहचान, जैसे हॉकी में तो धनराज पिल्ले। आज भी जो अगर कहा जाए आप एक आम व्यक्ति से जो अगर कहा जाए पूछे कि भाई हॉकी का सबसे बड़ा नाम कौन है, शूटिंग में हमको ग्लोबल सिनेरियो में किसने पहचान दिलाई, मतलब अगर कहा जाए तो वो जैसे अभिनव बिंद्रा, पहले सबसे पहले अगर कहा जाए शूटिंग में हमको जो है वो पहचान दिलाई। तो रेसलिंग में किसने जो अगर कहा जाए, वेट लिफ्टिंग में किसने। तो इसमें जो भी व्यक्ति रहे
उनको ही सबसे पहले मिले होंगे। जैसे वेट लिफ्टिंग, अगर आप आंख बंद करके सोचो कि ओलंपिक में कौन होगा जिसने वेट लिफ्टिंग में महिलाओं में भारत को पहली बार जो अगर कहा जाए पहचान दिलाई, पहली बार, तो आपके दिमाग में सीधे जो सबसे पहला नाम आएगा वो कर्णम मल्लेश्वरी का ही आएगा। उनको मिला होगा। तो इस तरह से ये, मतलब ये मैंने स्टोरी क्यों सुनाई कि कई बार होता है ना कि आपसे पूछा जाता है कि क्रिकेट के क्षेत्र में पहला, अब चूंकि नाम बदल दिया तो प्रश्न नहीं बन सकता, बट सपोज एक इमेज क्रिएट करें कि अगर वो आज भी होता राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पूछता है कि भाई स्पोर्ट के क्षेत्र में पहला किस, मतलब क्रिकेट के लिए पहला किसको दिया गया होगा या हॉकी के लिए, तो आंख बंद करके रिलैक्स माइंड से अगर हम सोचते हैं कि यार कौन वो महान खिलाड़ी होगा जिसने इस खेल को वैश्विक स्तर पर हमारे यहाँ से पहचान दिलाई होगी, तो हम आंसर तक चले जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अगला है भारतीय दिग्गज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का हाल ही में संन्यास ले लिया है, और उनका खेल किस खेल से संबंध है, तो टेनिस। और ये मैं आपको जो अगर कहा जाए पहले भी इनके बारे में बता चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपके उनके जो इवेंट्स हैं उनको अच्छे से याद करिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उनसे आएगा। एक बहुत बड़ी हस्ती भारत के लिए, और वो हमारे लिए हमको इंस्पायर भी करते हैं कि उम्र जो है वो अगर कहा जाए केवल नंबर है। कई बार चीजें जैसे अभी दिख रहा है 45 साल की उम्र में संन्यास लिया और अब तक बहुत एक्टिव खिलाड़ी रहे। तो इस तरह से प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, क्या पूछेगा वो देखने वाली बात है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने जो है वो भारत की पहली इलेक्ट्रिक मिलिट्री गाड़ी वीर, एग्जैक्टली एक प्रोटोटाइप था। एक तो प्रश्न कंपनी का नाम मुझे नहीं लगता, लेकिन वीर पूछा जा सकता है कि वीर हाल ही में जो मिलिट्री के लिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक मिलिट्री गाड़ी वीर लॉन्च। भारतीय कंपनी प्रोवाइक डायनामिक्स ने देश की पहली इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल वीर लॉन्च की। इस गाड़ी में स्टेल्थ तकनीक, छिपकर चलने, हाई टेरेन मोबिलिटी और अन्य फीचर्स भी हैं। तो वो कंपनी का नाम तो नहीं पूछेगा कि प्रोवाइक डायनामिक्स क्या है। मुझे क्वेश्चन में चूंकि दो तीन चीजें शामिल करना था इसलिए मैंने वो लिख दिया। बाकी तो मुझे लगता है कि हाल ही में जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है तो वो वीर ही पूछेगा, मतलब उसमें वो वीर ही एग्जाम वाला जो है पूछेगा। अगला क्वेश्चन भी आएगा नहीं, बहुत ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन नहीं कि हाल ही में भारत बिहार की किस झील को रामसर साइट घोषित किया गया, तो गोगा बिल झील है। लेकिन ये क्वेश्चन करंट से नहीं आएगा। वो क्वेश्चन क्या होता है कि आपके सिलेबस में, आपका अपने कोर सिलेबस में जाएंगे तो कोर सिलेबस में जो अगर कहा जाए नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, लेक्स, रिवर्स, ये टॉपिक है। कई बार इस तरह के जो अगर कहा जाए प्रश्न आपस में लिंक हो जाते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये रामसर की ही वेबसाइट है। गोगा बिल जो अगर कहा जाए, ऑक्सबो वेट जो अगर कहा जाए वेटलैंड है, ऑक्सबो लेक समझते हैं। ऑक्सबो लेक अगर क्या होता है, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि मैं टू वेब कर रहा हूँ तो कम से कम आपसे बात हो जाए, पर ठीक है। देखो जब कोई नदी बहती है तो अपने पूरे लाइफ साइकिल के दौरान वो कई जो है वो लैंडफॉर्म्स बनाती है, कई सारे लैंडफॉर्म्स। अगर हम उसमें से कोई 5 या 6 लैंडफॉर्म्स यानी स्थल आकृतियां देखें तो उसमें सबसे पहला वो बनाती है आई आकार की घाटी। ये प्रायद्वीपीय नदी है, जैसे मध्य प्रदेश की नदी, इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है आई आकार, जिसको हम कैनियन या गॉर्ज भी बोलते हैं। जैसे नर्मदा अगर आप भेड़ा घाट के आसपास देखोगे तो ऐसे आई जैसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, नीचे रहेगी तो आई स्ट्रक्चर, आई आकार। इसके अलावा नदी जो है वो अगर कहा जाए एस आकार की घाटी बनाती है, वी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है, वो मेनेंडर जो है वो बनाती है, नदी विसर्ग बोलते हैं, ऐसे एस जैसे चलते हैं जैसे सांप चलता है ऐसे, इसलिए नदी विसर्ग हिंदी में कहा जाता है, वो बनाती है। जब नदी इस तरह से एस आकार में से ऐसे बहती है एस आकार में, तो कई बार उस नदी का कोई हिस्सा उससे अलग हो जाता है और एक झील का निर्माण हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्स बो। हिंदी में बोलते हैं गोखुर। गाय का अगर आपने कभी पैर देखा हो, तो उसका जो खुर वाला हिस्सा होता है वो जिस तरह से दिखता है वैसी की वैसी झीलें होती हैं। ठीक है, अगर कहा जाए ऑक्स बो, अगर कहा जाए तो ये ऑक्स बो लेक आप कभी भी देखेंगे। एक तो ये हो गया कि ये हिस्सा क्या हो गया, टूट कर अलग हो गया। कभी आप ध्यान से देखिएगा, कभी मौका मिले आप देखेंगे कि किसी गाय, आज क्लास खत्म होने के बाद कभी एक गाय को देखें, आपको लगेगा उसका पैर का निचला हिस्सा ऐसा दिखेगा। आपको एक क्वेश्चन हो गया, कभी भी दिमाग रहे अच्छा ऑक्स बो ने कहा, हाँ गोखुर झील, हिंदी में गोखुर झील झील बोला जाता है। तो ये प्रश्न ऐसे ही लिंक होते हैं और कुछ जो है वो। इसके अलावा सबको मालूम है कि ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो समुद्र में गिरने से पहले कई बार एस्चुरी बना लेती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती हैं, ज्वारा नदमुख।
बड़ी जो तेज फ्लो में बहती है वो नदी जो है वो अगर कहा जाए डेल्टा बनाती है। तो इस तरह से नदी स्थला करती में यूं तो बहुत सारे हैं, आई आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, मेनेंडर जिसको अपन नदी विसर्ग बोलते हैं, ऑक्सबो लेक यानी गोखुर लेक जिसको कहा जाता है, जो है वो एस्चुरी ज्वारानद मुख जिसको कहा जाता है, और आपका डेल्टा। ये मेन, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि नदी केवल इतना ही बनाती है, और भी, लेकिन अब चूंकि एक नॉर्मली हम करंट में पढ़ रहे हैं तो हमको इतना पता होना चाहिए। फिर है, हाल ही में कालमेगी नामक तूफान ने किस देश में भारी तबाही मचाई? आंसर है फिलीपींस। ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अंदर का नहीं है, पर इसमें कैजुअलिटी से लगा के ठीक आ सकता है क्वेश्चन। फिलीपींस के तूफान कालमैगी की तबाही, 52 लोगों की मौत, 13 से ज्यादा अभी भी लापता। तो प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि हमसे बहुत दूर नहीं। तो फिलीपींस के कालमैगी तूफान ने भारी तबाही मचाई सेबू प्रांत में। प्रांत प्रांत आपको कुछ याद नहीं करना, और कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यार अभी ये क्वेश्चन भी वन लाइन का है, अंदर जाने की जरूरत नहीं कि बहुत अंदर कोई क्वेश्चन आएगा। ऐसे भी आप सब जानते हैं कि जब साइक्लोन आता है तो साइक्लोन का जो बीच का हिस्सा होता है, केंद्र होता है, वहां एक लो प्रेशर एरिया होता है और आसपास हाई प्रेशर एरिया होता है। तो कोस्ट के आसपास का जो हाई प्रेशर एरिया है, जब अपने आसपास की नमी लेकर उससे ऊपर की ओर उठता है तो वो हैवी रेनफॉल करता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये हैवी रेनफॉल जरूर करेंगे, अच्छा खासा बारिश, भारी बारिश इनमें जो है वो होती है। ये सब तबाही उसी भारी बारिश के कारण होती है। देश की पहली जुडिशियल सिटी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? वन लाइन का है, केरल। किसी कोने में लिख के रख लेना अगर लिखना हो तो, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वेटेज वाला कोई क्वेश्चन है। पहली जुडिशियल सिटी, 61 कोर्ट रूम, जजों के बंगले, सभी न्यायिक दफ्तर एक ही जगह। हो सकता है कि हम जुडिशरी की थोड़ी सी जो अब मतलब अगर कहा जाए कि जो केस की पेंडेंसी है उसको कम करने के लिए प्रयास कर रहे हो कि सब सुविधा एक ही जगह दे दे। आने वाले समय में देखते हैं यहाँ पर। और इसमें बकायदा वो लिख रहे हैं कि ये न्यायिक शहर संविधान के मुख्य सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता, जीवन के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले अनुच्छेद 14, 19 और 21 पर आधारित 3 टावरों पर है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 14 यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, हम सब विधि के समक्ष बराबर बराबर समान है, अनुच्छेद 14 ये साफ करता है। अनुच्छेद 19, ठीक है, हमको कई तरह की स्वतंत्रता दी गई, आज की स्थिति में 6 राइट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके कारण आज आप और मैं यहाँ संवाद कर पा रहे हैं एक मंच पर। आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक ऐसा अधिकार जिसकी व्याख्या जितनी करो उतनी कम। एकमात्र ऐसा आर्टिकल होगा संविधान में जिसकी व्याख्या कभी हम पूर्ण रूप से कभी नहीं कर पाएंगे। इतनी व्याख्या, आज अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जाके ये कहे कि साहब ये ठंड के समय में जो है ये फलानी फैक्ट्री का धुआं निकल रहा है और ये धुआं ऊपर नहीं जा रहा टेम्परेचर कम होने के कारण, और इससे मेरे फेफड़ों को नुकसान हो रहा है और मेरी मृत्यु हो सकती है, मुझे लगता है कि फैक्ट्री बंद होना चाहिए। तो शायद न्यायालय उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 को ध्यान में रख के उस फैक्ट्री मालिक को फैक्ट्री बंद करने के निर्देश जारी कर दे। अगर कोई बालक बालिका है शादी लायक और वो कहते हैं कि साहब हम घर वालों की मर्जी से शादी नहीं करना चाहते, हम खुद की मर्जी से शादी करना चाहते हैं, हमारे जीवन से जुड़ा है, ये हमारे प्राण एवं देह का, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं तो बहुत इतनी विस्तृत व्याख्या है आर्टिकल 21 की कि हम सोच नहीं सकते। तो ये है। अगला है आइजोल जियोलॉजिक पार्क, जियोलॉजिकल पार्क कहाँ है? स्टेट पूछेगा यहाँ पर। तो आइजोल अगर आपको राजधानी याद है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक्चुअल क्या हुआ अभी, ये मिजोरम में ये तोता बड़ा चर्चा में रहा। आएगा मुझे लगता है 1% है, पर कई बार 1% प्रश्न भी आ जाते हैं ना। ड्रैकुला तोता अपने आप में एक ही तोता है, इसका एक जोड़ीदार ऊपर चला गया, एक है ये गायब हो गया कहीं। और वन विभाग ने 20,000 रुपए का इनाम भी रखा है कि भाई कोई ला दे ढूंढ के, काफी न्यूज में था, शायद इसीलिए। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और क्वेश्चन जो है उसमें जो है वो पंच होना चाहिए। भारत की किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1975 में एनटीपीसी की भी स्थापना हुई, 1975 में एनएचपीसी की स्थापना हुई, और 1975 में ही कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना भी हुई। तो आज आप ये याद रखिएगा कि 90, क्योंकि ये तीनों ही, कोल इंडिया लिमिटेड भी अपने 50 ईयर कंप्लीट कर रही है, एनटीपीसी भी 50 ईयर कंप्लीट कर रही है, एनएचपीसी भी, ये सब कंपनियां 50 साल पूरे कर रही हैं। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी कि इनमें से कौन सी नवरत्न है, कौन सी महारत्न है। फॉर एग्जाम्पल कोल इंडिया लिमिटेड इस समय दुनिया में सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, कंपनी के हिसाब से ना, प्रोड्यूसिंग कंट्री के हिसाब से नहीं, कंपनी के हिसाब से।
और हमारी मध्य प्रदेश की जितनी माइन है वो भी कोल इंडिया लिमिटेड के पास ही हैं। अलग अलग कंपनियां जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड के लिए काम करती हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, रिवीजन कैसे होता है, ऐसे ही होता है कि वो महारत्न कंपनी पहली लाइन में लिख रहा है, तो हमारा महारत्न कंपनी का रिवीजन हो गया। ठीक है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई और क्वेश्चन जो है वो आपको जो है वो पूछा जाएगा यहाँ। ये भी 1%, मैंने कहा ना कि इस पूरे आर्टिकल में 1%, 50% और 100%। तो भारत के किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा? यहाँ पर तो स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा है हैदराबाद। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैदराबाद में वेव्स एनिमेशन बाजार और आठवें जो अगर कहा जाए जो वेव्स एनिमेशन मार्केट है वर्तमान में समय में, तो अब हम जो अगर कहा जाए एनिमेशन, ठीक है, रोबोटिक्स, मोबाइल गेमिंग आदि में ही आगे बढ़ रहा है। तो इसका एक इवेंट आयोजित हुआ है वेव्स एनिमेशन, ठीक है, 2025। इसका 8वां संस्करण था, ये हैदराबाद में हुआ। और यहीं पर ये निर्णय लिया गया, नीचे आप आर्टिकल में देख रहे हैं, गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने घोषणा की कि गेमिंग, एनिमेशन और डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के विकास को मजबूत करने के लिए हैदराबाद में जल्द ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी, अगर कहा जाए IICT का एक क्षेत्रीय केंद्र, IICT का, तो IICT ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जो अगर कहा जाए इंपॉर्टेंट है। अब IICT के तो बहुत सारे जगह, इसके आगे अगर आप गेमिंग गेमिंग लिख लेते तो आ जाता है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी, इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से तो नहीं मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी, जितना भी गेमिंग, मोबाइल सेक्टर में जो भी काम हो रहा है, इस सब में जो अगर कहा जाए यही जो है वो इंडस्ट्री काम कर रही है। तो टेक्निकली इस तरह के आर्टिकल्स, ये वेव्स 2025, इसका 8वां संस्करण, अभी जो है वो 8वां संस्करण कहाँ हुआ ये अपने को याद रखना है। बाकी और मुझे नहीं लगता है कि कुछ और क्वेश्चन जो है वो बनेगा। फिर अगले पे आ जाते हैं, मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर वॉश ऑन व्हील मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। ये किस विभाग की पहल है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, परिवहन विभाग और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग। तो ये पंचायत एवं आवास विभाग का एक इनिशिएटिव है। देखिए 1 तारीख को, यानी 1 नवंबर को, जब हमने मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस को मनाया, तो हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स लेकर आए, जिसमें से वॉश ऑन व्हील था। ग्रामीण क्षेत्र में जो आपने देखा होगा जैसे स्कूल है या इस तरह के जो टॉयलेट्स होते हैं, उनको साफ करने के लिए एक मोबाइल वो है, जिसमें बाइक के साथ एक पूरा के पूरा सिस्टम होगा, जैसे वो आजकल होता है ना कि कार वॉश करने वाले घर आ जाते हैं बाइक पे पूरा सामान लेके, वैसा है। और ये इनिशिएटिव जो है अगर कहा जाए सैनिटेशन और हाइजीन की दिशा में, और इसमें आएगा जो है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और अब ये एक्चुअल क्या होता है, डिपार्टमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल कि किस डिपार्टमेंट में कौन सी चीज़ है। और आपको अगर कभी मौका लगता है कि आपको डिपार्टमेंट वाला कोई क्वेश्चन देखना हो, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा BR एकेडमी का, नीचे स्टोर पे क्लिक कीजिएगा, तो कोर्सेज की लिस्ट आएगी। तो MPPSC फाउंडेशन कोर्स उसमें मिलेगा, ये MPPSC प्री 2026 लिखा होगा। उसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो क्या आएगी, यूनिट नंबर 5। उसमें मैंने अभी एक टॉपिक कराया है मध्य प्रदेश के विभाग और उनके कार्य। तो वहां पर 2 लेक्चर हैं और ओपन है, आप वहां पर देख सकते हो। आप में से कई कहेंगे कि यहाँ डाल दीजिए, तो यूट्यूब पे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उनमें वेबसाइट्स फॉलो करी हैं विभाग की कई तरह की, और वो रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं यूट्यूब के बहुत सारे, इसीलिए वो नहीं डाल पाते। जैसे हम यहाँ पर भी आपके साथ डिस्कशन करते हैं, तो वो वही वेबसाइट फॉलो करते हैं जो वेबसाइट्स अगर कहा जाए कि गवर्नमेंट्स की, बाकी हम किसी किसी की वेबसाइट फॉलो नहीं करते। तो उसमें बहुत सारे प्रेस रिलीज और लिंक्स हैं, इसलिए वहीं देख लीजिएगा, ओपन है। तो उसको मुझे लगता है कि आपको 2-4 क्वेश्चन की हेल्प हो जाएगी उससे। ठीक है। फिर अगला, तो ये तो एक इतना ही याद रखना है, स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 70वें स्थापना दिवस पर वॉश ऑन व्हील मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये भी याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की पहल है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि एक मोबाइल सिस्टम है। मोबाइल सिस्टम का मतलब है कि किसी बाइक के ऊपर ही पूरा सामान जाएगा, और उसके माध्यम से जो अगर कहा जाए ये
होगा। तो प्रथमतः ये नवाचार छिंदवाड़ा जिले में प्रारंभ किया गया है, जिसे एनआईसी एमपी के सहयोग से मोबाइल ऐप के रूप में राज्य स्तर पर लागू किया गया। तो ये ऐप किसने डेवलप करी है? एनआईसी एमपी ने। ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगला है, इसी दिन मध्य प्रदेश के किस शहर में नोवा एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है? तो जिनवल लाइन का। जब बनेगा तब की, हाँ, लेकिन आज आपको कम से कम समझ पड़ गया कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के पास 8 एयरपोर्ट है। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के पास 8 एयरपोर्ट है, ये नोवा एयरपोर्ट होगा। तो वो उस नजरिए से कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ये सब 1 तारीख को जो है वो लिए गए। और तीसरा, 1 तारीख को अभ्युदय मध्य प्रदेश नाम से हमने विकसित मध्य प्रदेश 2047 का एक पेपर भी पब्लिश किया है। पर चूंकि अभी मध्य प्रदेश शासन की जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर उसका पीडीएफ उपलब्ध नहीं है। जैसे ही पीडीएफ उपलब्ध होगा तो हम आपको रीड भी कराएंगे, पूरा बताएंगे भी कि उसमें क्या क्या बातें की गई। और अगर वो नहीं डालते तो उस दिन चीफ सेक्रेटरी जी जो हैं उन्होंने पूरा एक वीडियो है जनसंपर्क की वेबसाइट पर, जो बातें उन्होंने बताई हैं उसमें, उन बातों को फोकस करके एक एमसीक्यू का वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि जब भी हो तो आपको कम से कम मैसेज आ जाए कि हाँ भैया ये वीडियो अपलोड हुआ है। तो 1 नवंबर को कई सारे इनिशिएटिव किए हमने। 1 नवंबर 2025 को निवेश के लिए सिंगल विंडो प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? एमपी इन्वेस्ट पोर्टल 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आंसर आपको दिख रहा होगा कि उद्योग एवं रोजगार वर्ष है 2025, अभ्युदय मध्य प्रदेश इस नाम से हमने अभी इवेंट चला रहे हैं। विकसित मध्य प्रदेश 2047 के लिए क्या हमारी रणनीति होगी? अभ्युदय मध्य प्रदेश का जो पेपर था उसी में था। एमपी इन्वेस्ट 3.0 पोर्टल लॉन्च आपको 1 तारीख को किया गया, ये भी याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये भी आ सकता है उद्योग एवं, ये तो वैसे रटा ही होगा आपको कि उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगला है, भारत ने हाल ही में किस अभियान के तहत 3 गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए? तो स्वच्छ नारी, जो अगर कहा जाए सशक्त परिवार अभियान। इसके अलावा इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है यहाँ पे बकायदा कि प्रधानमंत्री ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सराहना की। यहाँ पर ये 3 है, स्वच्छ नारी सशक्त परिवार अभियान। हो सकता है अब आपको यहाँ पर ये समझ पड़ गया होगा कि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वच्छ नारी सशक्त, एक तो ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन वो ये प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो अभियान है इसका संबंध किससे है, इसमें क्या बातें की गई हैं। तो कम से कम आप थोड़ा बहुत इस अभियान के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है। जो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भारत सरकार की एक स्वास्थ्य पहल है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर 2025 को शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। इसमें एनीमिया, उच्च रक्तचाप, कैंसर, मधुमेह बीमारियों की स्क्रीनिंग करना आदि सब कुछ जो है वो शामिल है। स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियली माई जीओवी की वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल है, और हमने अपने वीकली करंट अफेयर्स में इसको पढ़ा भी है। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक ये अभियान चला था। इसमें जो प्रयास हमने किए, उन प्रयासों को वैश्विक स्तर पर जो है वो हमको अप्रिशिएट किया गया, और उसी के कारण जो है वो आपको मालूम है कि ये अवार्ड हमको मिला है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये स्क्रीन के ऊपर है, बकायदा है। सब फोटो जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके क्या इवेंट्स हैं, कैसे हैं। बाकी और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक अच्छी बात, अगर आप ध्यान से इनमें से किसी भी फोटो को ध्यान से देखो, ये फोटो देखो, ये देखो, कोई भी फोटो, जैसे सपोज मान के चलिए हमने ये फोटो यहाँ से ट्विटर के ऊपर ये फोटो को खोल लिया, वो हमको इस ओरिजिनल फोटो के ऊपर जो है वो ले गया यहाँ पर। तो आपको जो अगर कहा जाए स्वास्थ्य एवं जो है वो अगर कहा जाए परिवार कल्याण मंत्रालय ऊपर, और बगल में लिखा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये यहाँ पर वो इंडिकेट भी कर रहा है कि कौन से 2 मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है, कौन सी 2 मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है ना। तो वो यहाँ जो लिख रहा है वो वहां भी दिख रहा है, अपने को पोस्टर में भी दिख रहा है कि हाँ यार एक नहीं है, दो दो मिनिस्ट्रीज की जो अगर कहा जाए इनिशिएटिव। फिर अगला जो है वो भारत की कौन सी दो सहकारी समितियां इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग 2025 के विश्व शीर्ष में पहले और दूसरे स्थान पर, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये प्रश्न क्यों पूछा जा सकता है? पहले तो इसका आंसर जो है वो है अमूल और इफको।
ठीक है, इफको आपको मालूम है कि फर्टिलाइजर के लिए काम करती है, और अमूल जो है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी डेयरी इंडस्ट्री में। अब इस प्रश्न के आने के तीन कारण है। फर्स्ट, हम जानते हैं कि 2025, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, पहला। दूसरा, वैश्विक स्तर पर जो सहकारिता आंदोलन हुए उनमें भारत का जो है अगर कहा जाए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, भारत और मध्य प्रदेश में भी, हर राज्य में। तो इस नजरिए से हो सकता है कि अमूल और इसको पूछा जा सकता है, हो सकता है कि 2025 किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये। और कोशिश करिएगा कि हर राज्य की अपनी एक सहकारिता नीति होती है। मध्य प्रदेश सहकारिता नीति 2023 के सात जो अगर कहा जाए सिद्धांत हैं, उनको आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि जो सहकारिता नीति है वो कितने सिद्धांतों पर बेस्ड है, तो हमारी तो जो है अगर कहा जाए बाकी भी वही है, सेम ही है, सबने एक ही जैसे सिद्धांत अपनाए। तो वो आपको पूछा जा सकता है। तो अमूल स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड इफको दोनों आपको बहुत आसानी से दिख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज है। ठीक है, टू ऑफ इंडियाज लीडिंग कोऑपरेटिव्स अमूल एंड इफको हैज सक्सीड द फर्स्ट एंड सेकंड रैंक ऑफ द ग्लोबल रैंकिंग फॉर कोऑपरेटिव। दिस इज द ग्लोबल एंडोर्समेंट ऑफ पीएम श्री डैश डैश डैश। और बाकी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसमें से भी कोई क्वेश्चन जो है वो आपको बन सकता, क्यों बन सकता है वो आपको समझ पड़ गया। ये प्रश्न केवल उन बच्चों के लिए, बाकी के लिए नहीं, जिनका अभी ये एमपीपीएससी एफएसओ का एग्जाम। आप में से अगर किसी ने टेस्ट सीरीज ली होगी तो वो इस बात को समझता होगा कि हमने टेस्ट सीरीज में एक एक क्वेश्चन ये सोच के ही प्लान किया कि आप कैसे एग्जाम में उसके नियर जाएं, मतलब एग्जाम में जो चीजें पूछना चाह रहा है उसकी अप्रोच क्या है। इसलिए हमने फूड सेफ्टी अथॉरिटी और उससे जुड़े जो मुद्दे हैं उनको ज्यादा फोकस किया। तो भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पदभार किसने ग्रहण किया। अब ये जो एफएसओ का एग्जाम है, पार्ट वन में क्वेश्चन आएगा, पार्ट बी में नहीं आएगा, पार्ट वन में, पार्ट ए में आ सकता है, क्योंकि उनके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है। तो संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पद का पदभार ग्रहण किया। बाकी अंदर हमको जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब इतना ही आएगा। ये भी वन लाइन का, मतलब ये क्वेश्चन 100% उन बच्चों के लिए जो एफएसओ को, बाकी के लिए इसका वेटेज नहीं है। ये भी 10% वेटेज वाला क्वेश्चन है कि मिस्र के पूर्व पर्यटन मंत्री खालिद अल एननी को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर है यूनेस्को। ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे। आज हमारी जो अगर कहा जाए जितनी हेरिटेज हैं, उन हेरिटेज में यूनेस्को, क्योंकि हमारी हेरिटेज में कुछ हेरिटेज ऐसी हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में, और कुछ हैं जो आई चुकी हैं। तो हेरिटेज से देश के पर्यटन को एक अलग पहचान मिलती है। आज मध्य प्रदेश की कोई, आज आप सोचिए, कभी आप भीमबेटका जाइए मध्य प्रदेश में, आपको कोई रिसोर्सेस, सरकार ने तो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन वो ग्लोबल सिनेरियो पे अपनी एक पहचान बनाते हैं, इसलिए फॉरेन टूरिस्ट वहां आते हैं। कभी आप जाइएगा आपको लगेगा यार यहाँ तो कुछ भी सुविधा नहीं है, लेकिन फॉरेनर को लगता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट। उसका कारण है कि वो जो विश्व धरोहर स्थल में, इस नजरिए से शायद इस डायरेक्टर के पद के ऊपर प्रश्न जो है वो बन जाए, इस नजरिए से। बाकी जो अगर कहा जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन जो है वो पंच होगा। तो परमाणु पनडुब्बी आ, खाबरोवस्क किस देश से संबंधित है जिसका हाल ही में जलावतरण हुआ। तो ये रूस की पनडुब्बी है। अभी रूस और अमेरिका के बीच जो थोड़ी सी हल्की हॉट टॉक है उसमें ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। ऐसे समय पर उसने अपनी पनडुब्बी जो है वो उतारी है पानी में, तो कुछ ना कुछ तो न्यूज़ देना ही चाहते हैं वो यहाँ पर। तो सॉरी बेटा, उस नजरिए से रूस की ये पनडुब्बी के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, वन लाइन का। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए नए सर्वेक्षण पोत, उसका नाम है इच्छक। बाकी कुछ नहीं याद रखना है, इच्छक वो पूछ सकता है एक लाइन का। मैंने क्या बोला, कॉपी में जब लिखो तो दो तीन कलर के पेन यूज कर लिया करो, ब्लैक, रेड, ब्लू। अगर मैं रेड बोल रहा हूँ मतलब कि बिल्कुल खतरे की घंटी आना ही है क्वेश्चन, है ना। ब्लैक बोल रहा हूँ तो ठीक है, या ब्लू बोल रहा हूँ तो ठीक है। तो या इतनी छींक आ रही है। तो भारतीय नौसेना ने कोची में स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत इच्छक को शामिल किया। तो वो हो सकता है कि इच्छक क्या है, एक स्वदेश निर्मित पोत है या कुछ ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। बाकी अंदर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ जाके जो है वो पूछेगा यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन दो तरीके से पूछा है सर। पहला तो ये न्यूयॉर्क, यानी ये पूछेगा, पहले समझिए, भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मेयर पद के चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करी, तो वो है जोहरान ममदानी। अब ये प्रश्न क्यों आ सकता है, पहले तो आप जब ये जीते तो इनका जो स्पीच अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे, जो अगर कहा जाए उस स्पीच में सीधे मैसेज दिया कि अब मतलब आप कितना भी हमको कम करने की कोशिश करो, हम बढ़ेंगे। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी मदर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो एक जानी मानी, जो है वो इंडिया से जुड़ी हुई फिल्म डायरेक्टर रह चुकी है। ठीक है, उनका नाम है मीरा नायर। तो चूंकि सीधा आपको मालूम होगा, मीरा नायर की एक फिल्म थी सलाम बॉम्बे, जो मुंबई में स्लम है, वहां के जो चैलेंजेस हैं, वहां जो स्लम में जो क्राइम होता है, जो इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर मीरा नायर की फिल्म थी, बहुत पहले 80s के समय की फिल्म है सलाम बॉम्बे। और वो ऑस्कर में एंट्री में भी गई थी। कभी आप सलाम बॉम्बे मूवी ऑस्कर एंट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो मिल जाएंगे। तो दो नजरिए से हमसे लिंक है। एक तो यहां लिखा है भारतवंशी डेमोक्रेटिक प्रत्याशी, तो प्रश्नकर्ता मुझे नहीं लगता कि शायद नाम पूछे, वो पूछेगा जोहरान ममदानी ने हाल ही में अमेरिका के किस शहर के मेयर का चुनाव जीता है, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, ठीक है, और जो भी नाम उसको जगह कहा जाए, शिकागो, वो दे दे उसके ऊपर है कि क्या देगा वो। और चूंकि जगह कहा आ जाए, और इसके बाद उन्होंने ये न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि उन्होंने नेहरू का भी जिक्र किया। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र इसमें आया कि जब हम स्वतंत्र हुए, तो 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र होने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पहला स्पीच दिया था, उस स्पीच को भी उन्होंने अपने तरीके से लिखा ना, कि जो अगर कहा आ जाए कि ये जवाहरलाल नेहरू की स्पीच का भी उसने उल्लेख किया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नेहरू ने ट्रस्ट विद जो है वो डेस्टिनी भाषण का जिक्र कर ममदानी बोले कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। आपको एक आश्चर्य की बात बताओ, ये जो स्पीच है ना जवाहरलाल नेहरू जी की, जो अगर कहा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1947 की स्पीच, अगर आप इंग्लिश का पेपर देते हैं तो स्पीच ही याद कर लीजिएगा। मैंने सबस्पेक्टर जैसे पेपर में भी ये देखा है कि स्पीच का ही एक हिस्सा जो है उसमें से ब्लैंक करके वो पूछ लेता, फिल इन द ब्लैंक, 4-5 क्वेश्चन इससे। देखिएगा कहीं आपको मिल भी जाएगा कोई क्वेश्चन। तो उस नजरिए से प्रश्न जो है वो आ सकता है। बाकी तो और कुछ जो है वो मुझे नहीं लगता कि कुछ और क्वेश्चन जो है वो उसमें बनेगा। अगला क्वेश्चन अभी भी भाग ले सकते हैं आप। नवंबर 2025 में किस राज्य ने स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? अभी भी चल रहा है, किया गया तो किया जा रहा है, लिख लेते तो अच्छा होता। आंसर है मध्य प्रदेश, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है कि 7 से 25 नवंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और बौद्धिक विकास के लिए मध्य प्रदेश की स्थापना के 70वें वर्ष में 70 पुरस्कार, 11 से 25 वर्ष तक के विद्यार्थियों के 2 वर्ष का जो अगर कहा जाए स्कॉलरशिप, कारावास बंदी भाई बहन भी हिस्सा ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जो अगर कहा जाए, यहाँ इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, या श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता ऐसे आप टाइप करेंगे तो आपको श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता, तो मध्य प्रदेश की ही ऑफिशियल लिंक खुलेगी। यानी जो अगर कहा जाए इसमें जाएंगे तो कहीं इसमें एमपीजीओ भी कर ले तो उसमें वो लिंक भी आती है। हालांकि ये अब ये है इसमें, यहाँ पर आ रहा है, अब इससे लिंक करते तो शायद इसमें लिंक भी मिल जाएगी। तो ये है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो टाइम है। दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना वर्ष पर इस स्पर्धा में 70 पुरस्कार जो है दिए जाएंगे। हो सकता है कि आपको बाइक मिल जाए, ई बाइक मिल जाए, हो सकता है कि आपको लैपटॉप मिल जाए। ठीक है, इस प्रतियोगिता में 11 से 25 वर्ष के प्रोत्साहन के लिए 2 वर्ष की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। और बाकी तो फिर पूरा आपको अगर लगता है तो यहाँ से आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो कर लीजिए, वहां से आप जान सकते हैं। तो उस नजरिए से आ सकता है। ये प्रश्न मैंने क्यों लिया, सोचिए। आप इंटरनेट पे जाइए और इस प्रश्न को ही ढूंढिए। आपको पिछले 5 साल में 2-3 एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो या किसी स्टेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? अब ये आप कहोगे ये तो करंट अफेयर्स का है, नहीं नहीं, मैंने करंट अफेयर्स का ही टॉपिक पढ़ा। आप 1 नवंबर 2025 का एक प्रेस रिलीज पढ़ रहे हो,
इंडिया टीवी न्यूज का। उसमें वो क्या लिख रहा है, वो पहली लाइन में लिख रहा है, द डे दैट शेप्ड इंडिया मैप एंड व्हेन 8 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरी वेयर बॉर्न। देखो हमको ये तो मालूम है कि जब जस्टिस फजल अली कमीशन की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है वो अगर कहा आ जाए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, तो 14 नए राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों का उसमें स्थापना हुई। 14 यहाँ पर, यानी उसका उल्लेख था। उसमें से कुछ तो उसी समय आए और कुछ अलग अलग टाइम पर। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ दिख रहा है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, ये वो स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स का जन्म जो है वो 1 नवंबर को हुआ। ईयर जरूर नहीं कि 56 जो अगर कहा जाए कि मतलब कोई हुआ, अलग अलग साल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कहा जाए पंजाब और हरियाणा लिखा है तो आपको थोड़ा सा वो याद ही होगा कि पंजाब और हरियाणा पहले एक ही स्टेट थे। जब 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट स्प्लिट हुआ लैंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, और बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य अस्तित्व में आए 1 मई 1960 को। उसके बाद कई और राज्य इस दिशा में कदम उठा चुके थे और उनमें 1966 में आया पंजाब और हरियाणा। तो अगर जैसे कोई पूछता है कि हरियाणा की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर, मतलब वो स्टोरी भी लिंक कर सकते हो यहाँ पर। और जैसे अगर कहा जाए कि कोई यही पूछे कि भाई जो वर्तमान पंजाब है उसकी कहानी का भी जन्म है, तो वो भी आप ये बोल सकते हो कि भाई चूंकि स्प्लिट होकर बना, तो ओरिजिनल जो अगर कहा जाए तो वो 26 जनवरी 1950 को ही था, पर वो स्प्लिट होकर बना तो 1 नवंबर 1966। ऐसे ये क्वेश्चन 3 4 तरीके से पूछ सकता है। एक तो यही प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से किस राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर नहीं है, जैसे आंध्रा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, ये हो गया। 5 यूनियन टेरिटरी, वो दिख रहा है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी। कितना 1 नवंबर से जुड़ा हुआ कितना बड़ा इतिहास है। और ये छपा, ये मैंने इसलिए प्रश्न लिया कि कई बार जो न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल आते हैं वो हमारा सब्जेक्ट कवर कराते हैं। और आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आप सिंपल प्रश्न टाइप करिए, यही, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। मैं इसको करके सर्च करके भी दिखा देता हूँ, बट चूंकि ये किसी ना किसी कोचिंग वाले की वेबसाइट पे या कहीं ऐसी जगह मिलेगा, और वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि भाई आप हमारा वेबसाइट क्यों दिखा रहे हैं। ठीक है, आपको किसने राइट दे दिया। इसलिए नहीं तो मैं यहीं दिखा देता आपको ये क्वेश्चन कि देखो ये फलानी जगह ये एग्जाम में एसएससी में आया है या फलाने एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, तो आप अपने स्तर पर सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। फिर अगला है लंपी त्वचा रोग या लंपी वायरस, जो है वो ज्यादातर मवेशियों में होता है। एक लाइन का है, 1%। अभी मध्य प्रदेश में काफी न्यूज में रहा। प्रदेश के झाबुआ, रतलाम, बैतूल, बड़वानी, सिवनी, सागर, भोपाल जिलों में लंपी स्किन डिजीज की जानकारी मिली है। इस संबंध में पशुपालन विभाग ने इसमें पशु के शरीर के ऊपर छोटी छोटी गुठलियां जैसी हो जाती हैं। और ये दो इसके हैं, पहला तो ये वायरस से होने वाला रोग है ये। पशुओं में 2 3 बीमारियां बहुत होती हैं। एक होता है फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंह पका बोलते हैं देसी भाषा में इसको, वो बहुत होता है। दूसरा है लम्फी। तो चूंकि अभी न्यूज में है, तो शायद जो अगर कहा आ जाए कि आपसे कोई प्रश्न जो है वो पंच कर ले। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन और जो है वो आएगा इसमें। इतना ही बस अपने को याद रखना है। बाकी ये पोर्टल के ऊपर तो हम नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में डिस्कशन करेंगे ही कि क्या इसमें पोर्टल में क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही। तो बहुत धन्यवाद आप सबका, और इसी तरह से साथ में बने रहिए। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप एमपीपीएससी 2026 फोकस कर रहे हैं, या आप एमपी के किसी वनडे एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई ऐसा एग्जाम जिसमें यूनिट 1 to 5 में एमपी का सिलेबस है, तो हमारा एक एमपी जीके का कोर्स है, ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा ये वाला। इसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप में कंप्लीट है, रिकॉर्डेड है, लेकिन डे टू डे अपडेट होता है। जैसे अभी हमने मध्य प्रदेश में विभागों के काम पढ़ा है, इसमें भी आप इस कोर्स में भी जाके देख सकते हैं। यहाँ भी वो 2 कंटेंट हमने ओपन कर रखे हैं। इसमें आप जाना पड़ेगा आपको यूनिट नंबर 3 पे। तो आप जैसे यूनिट नंबर 3 पे जाएंगे, मतलब आपको सिंपल है, पहले आपको बी आर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। नीचे स्टोर एक फीचर आता है, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कोर्स की लिस्ट आएगी, इस पे जाएंगे तो यूनिट नंबर 3 में ऊपर 2 वीडियो आपको दिखेंगे, ओपन है।
उनको देखकर भी आप अपने विभाग यानी मध्य प्रदेश के विभाग क्या काम कर रहे हैं, किस विभाग के अंदर क्या आता है, वो जानकारी वहां से हासिल कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि कोई कोर्स आपको लेना है तो यहाँ से आप कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद आप सबको, खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए इसी तरह से यहाँ पर। और सोमवार या मंगलवार ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी अभी जो पीएससी के इंटरव्यू होने वाले हैं, जैसे ग्राम उद्योग का टेक्निकल का इंटरव्यू होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का होना है, उसके लिए मैं 3 वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासा है कि डेफ को कैसे फिल किया जाए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं लाइव रिकॉर्डिंग के वीडियो लाऊंगा, मतलब खुद ही बैठ के रिकॉर्ड करूंगा उसमें। तो आप अगर ऐसा इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके लिए तो हेल्पफुल है, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको इंटरव्यू की कॉलिंग है, तो आप वो वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको बहुत हेल्प होगी, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली इंटरव्यू पैनल क्या उम्मीद करता है। 3 हिस्सों में, जैसे इंटरव्यू के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है डेफ जो आपने फिल करके दिया है, दूसरा होता है आपके एकेडमिक्स, और तीसरा होता है आपकी जॉब प्रोफाइल। ठीक है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो इंटरव्यू 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जॉब प्रोफाइल और डेफ के ऊपर। और अगर आपके पास कोई जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो फिर इंटरव्यू जॉब प्रोफाइल पे भी रहता है। उनमें किस तरह से प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं, वो सब मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए कि ये एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, तो बहुत धन्यवाद। खूब आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए, और इसी तरह से साथ में बने रहिए। अपने दोस्तों को भी शेयर, हालांकि आप लोग करते नहीं है शेयर, नहीं तो कुछ और होता, पर ठीक है। जितने लोग अभी साथ में हैं वो डेडिकेट हैं, मुझे लगता है कि उनको वो चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए मेरा प्रयास उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो खूब आगे बढ़िए, बस सभी को धन्यवाद आप सबको।